अल्फा ए की पावर हाफ इंटू ए स्क्वायर, तो ये हो गया जाके माइनस अल्फा ए की पावर 5/2, नहीं 3/2। क्यों बेटा, है होगा कि नहीं होगा? ये तो राइट साइड पे फ्लक्स हो गया, लेफ्ट साइड पे, ऐसे राइट साइड पे निकाल लोगे। राइट साइड पे कितना हो जाएगा, ई एक्स इंटू ए स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन ये पॉजिटिव का रहेगा क्योंकि कॉस जीरो रहेगा एंगल। अल्फा एक्स की पावर हाफ ही रहेगा इंटू ए स्क्वायर, अब हाफ इंटू ए स्क्वायर। अब लेकिन एक्स कितना हो जाएगा बेटा, पहले अगर ओरिजिन यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक का ए था और फिर भी ए है, तो अब एक्स कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, तो 2a की पावर हाफ हो जाएगा, तो वही आ जाएगा अल्फा 2 की पावर हाफ अल्फा इंटू ए की पावर फिर से 5/2 नहीं आएगा मेरे ख्याल से, है? तो मैं वही पूछने वाली थी, ये हाँ 5/2 आएगा बेटा, बोलते तो पूछ लिया करो बेटा, कभी कभी ऐसा नहीं है। तो ये आ गया, ये प्लस में ये माइनस में, तो √2 -1 इंटू अल्फा की पावर 5/2। क्यों बेटा, ये आंसर आ गया, आया नहीं आया? अब जरा 12th पढ़ो जल्दी से, 12th वाला भी पढ़ो जल्दी से, एग्जाम्पल पढ़ो, ध्यान से पढ़ना 12th वाला, पढ़िए जल्दी से 12th वाला, क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, बताओ बेटा पहले, हैं? क्वेश्चन समझ में आया अर्नव? एग्जाम्पल नंबर 12 पर चैप्टर 1 का है, एग्जाम्पल नंबर 12 समझ में आया कि नहीं आया? हैं बेटा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ है। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे, जो इन्होंने सिलेंडर बनाया है ना, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ जा रही है। मैं इस क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन को आप ही करेंगे। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ साइड पे है, हैं? ठीक है, बात समझे नहीं मुझे? तो इसमें क्या होता है कि आपका एक तरह से जो एरिया वेक्टर है दोनों तरफ के, दोनों तरफ का अगर मैं क्रॉस सेक्शन पे जाऊंगा, मैं क्रॉस सेक्शन पे अगर ध्यान से देखूं तो यहाँ पर ऐसे होता है, ऐसे, ये अगर सिलेंडर है मान लीजिए, ठीक है, और ये है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, तो इसके लिए भी एरिया वेक्टर इस तरफ ही होगा, क्यों बेटा, और इसके लिए भी एरिया वेक्टर इस तरफ होगा। तो दोनों ही की तरफ में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ देखोगे तो दोनों तरफ एक तरह से नेगेटिव आई एक्सिस की तरफ है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या कहते हैं एरिया वेक्टर किधर है बेटा, पॉजिटिव आई की तरफ है। तो यानी इसका भी फ्लक्स पॉजिटिव आएगा, लेफ्ट साइड का भी पॉजिटिव आएगा और राइट साइड का भी पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों के केस में एंगल कितना है बेटा, 0 डिग्री है, ठीक है ना, एंगल 0 डिग्री है, इसलिए दोनों का फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई एल प्लस फाई एल। बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी मैं आप अभी आगे, अब लिखो आगे, लिखो बेटा आगे, गॉस लॉ, हेडिंग डालो GAU, ठीक है। देखिए लिखिए गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या होता है, देखिए अगर आपके पास जैसे मान लीजिए कि ये एक सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस में इस तरह से एक +Q चार्ज रखा हुआ है, एक -3Q चार्ज रखा हुआ है, एक -5Q चार्ज रखा हुआ है, एक +4Q चार्ज रखा हुआ है, एक +2Q चार्ज रखा हुआ है ना, ऐसे रखा। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे करके एक सरफेस ये ले लिया, एक सरफेस मैंने ये ले लिया, ठीक है, एक सरफेस मैंने ये ले लिया, है, ठीक है बेटा, और एक सरफेस मैंने ये ले लिया। कितने सरफेस हैं बताइए, टोटल कितने सरफेस हैं? सर 4 हैं कि 5 हैं? 4 हैं कि 5 हैं? देखिए तो ये तो उसका रीजनिंग का क्वेश्चन बन गया भाई, बताइए 4 हैं कि 5 हैं? 5 5 हैं, 5 है। हाँ देखा रीजनिंग का क्वेश्चन बन गया अच्छा सा हाँ, तो अब मैं क्वेश्चन ये है मेरा कि भाई अगर जैसे मान लीजिए ये 5 सरफेसेस है, तो गॉस लॉ, जब लॉ ये अपना दिया था ना, तो उसने ये कहा था कि अगर मैं एक Q चार्ज लेता हूं तो उस Q चार्ज की वजह से जो फील्ड होती है ना, वो एक तरह से इनफाइनाइट तक जाती है। लेकिन बस अब क्या होता है कि इसको रोकना होता है। अब रोकने के लिए तुम इतना बड़ा सरफेस बना दो, तुम चाहो तो इतना बड़ा सरफेस बना दो बेटा, लेकिन इस चार्ज से निकलने वाली फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो तो सेम ही रहेगा, है, मतलब इस चार्ज का जो फील्ड स्ट्रेंथ है, जो मैक्सिमम फील्ड स्ट्रेंथ है, वो तो हमेशा सेम ही रहेगा। अब तुम चाहे भले ही तुम कितना बड़ा वो कर दो, मैं इतना बड़ा सरफेस ले लूं, भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आ रही है एक्चुअल में जो आ रही है, दैट इज ड्यू टू दिस चार्ज, दिस इनक्लोज्ड चार्ज। तो गॉस ने यही कहा कि अगर कोई भी चार्ज है तो उस चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम चाहे कितने भी सरफेस बना लें, वो उसके थ्रू जो फ्लक्स रेट निकलता है, फ्लक्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने पीछे पढ़ाया था आपको कि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स जैसे जैसे वॉल्यूम फ्लक्स था, याद है ना, लिक्विड फ्लक्स बताया था। तो फ्लक्स क्या है, फ्लक्स कितनी फील्ड लाइंस निकल रही है। तो एक बात बताओ बेटा, जितनी फील्ड लाइंस इस क्रॉस सेक्शन से निकलेंगी उतनी तो इससे भी निकलेंगी, उतनी इससे भी निकलेंगी। अब हाँ ये अलग है कि स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, लेकिन जो फ्लक्स रेट है, क्योंकि वो एक तरह से यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म बॉडी है। तो जब बॉडी यूनिफॉर्म होती है, जब यूनिफॉर्म हम पॉइंट चार्ज लेंगे तो यूनिफॉर्म सरफेस बनेंगे। तो जब जिसको हम एक तरह से सिमेट्रिकल सरफेस कहते हैं, तो बेटा जितनी फील्ड लाइंस अगर लेफ्ट साइड में निकलेंगी उतनी राइट साइड में निकलेंगी, जितनी अप निकलेंगी उतनी डाउन निकलेंगी। तो इस समय क्या होता है कि चाहे इस सरफेस को लो
चाहे मैं इस सरफेस को लूं चाहे मैं इस सरफेस को लूं, ठीक है, इस सरफेस को लो चाहे इस सरफेस को लो चाहे इस सरफेस को, बट तीनों से जो फील्ड लाइंस है वो सेम निकलेंगे, वो अलग अलग नंबर्स में नहीं निकलेंगे। पहली चीज, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो यहां पर क्या है कि रेडियस कुछ भी हम ले लें सरफेस की, इस सरफेस को ऐसे जानते हो क्या नाम दिया जाता है? इस सरफेस को दिया जाता है नाम गॉसियन सरफेस। अभी बताएंगे गॉसियन सरफेस क्या होता है। तो अब चाहे कोई भी गॉसियन सरफेस हो, लेकिन बेटा जितनी फील्ड लाइंस निकलनी है वो सब एक जैसे मतलब वो सेम रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी। तो अब ये होता है कि अगर मैं इसमें जैसे ब्लू वाले सरफेस को देखता हूँ, मानते हैं अगर मैं ब्लू वाले सरफेस को S1 दे देता हूँ, तो मैं कहूंगा कि इसमें कितना इनक्लोज चार्ज है, ठीक है ना, कितना इनक्लोज चार्ज है। तो आप कहेंगे Q है प्लस 2Q है प्लस 4Q है, तो एक तरह से Q हो गया 3Q 7Q हो गया, टोटल चार्ज कितना इनक्लोज हो गया 7Q। यानी 7Q की वजह से जो भी फ्लक्स होगा वो एक तरह से यूनिफॉर्म रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा एक जगह, ठीक है। ठीक है। अब अगर तुम इसमें इस वाले सरफेस को लेते हो, मान लो ये सरफेस में कितना इनक्लोज चार्ज हुआ बताओ बेटा भाई। S2 में इनक्लोज चार्ज इतना हो गया, S1 में, S2 में कितना होगा बताओ बेटा, इस वाले सरफेस में कितना इनक्लोज चार्ज होगा? क्यों भाई, कोई बोलेगा? तो माइनस क्यू हो गया। इस वाले में कितना होगा? इसको मैं अगर SC देता हूं तो कितना होगा? -8। -8 का मतलब क्या हो गया कि फील्ड इज गेटिंग इनवर्ड सेंस, है ना। माइनस का मतलब क्या होता है कि फील्ड इज इन इनवर्ड सेंस, अगर माइनस क्यू है। पॉजिटिव है तो फील्ड इज डाइवर्जिंग सेंस, मतलब कन्वर्जिंग सेंस डाइवर्जिंग सेंस। पॉजिटिव के लिए डाइवर्जिंग होता है, नेगेटिव के लिए कन्वर्जिंग होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अच्छा भाई, अब हमारा ग्रीन वाले के थ्रू कितना होगा? इस वाले के थ्रू, इसको मैं S4 दे देता हूँ, कितना होगा ग्रीन की वजह से? क्यों बेटा होगा 4 तो 6 और इसमें माइनस हो गया, और बाकी बचा पूरे के सरफेस की वजह से कितना होगा? अब तुमको एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं इसमें, ठीक है ना, पूरे सरफेस की वजह से कितना होगा बोलो? -5 -3 -8, 4 और 2 6 और 1 7, तो -Q आ गया, बड़े वाले सरफेस की वजह से -Q। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या S1 सरफेस का जो फ्लक्स है, ठीक है, S1 सरफेस का जो फ्लक्स है उसके बाहर जो S2 जो सरफेस का जो चार्ज है, क्या वो मैटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताइए बताइए, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं कह रहा हूं कि S1 सरफेस है, अब S1 सरफेस के बाहर कौन कौन से चार्ज रखे हैं बताइए? ब्लू वाला था हमारा S1, उसके बाहर कौन कौन से चार्ज रखे हुए हैं? -3Q और -5Q। क्या -3Q और -5Q उस S1 सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स को चेंज करेंगे? ये मुझे बताइए। S1 फ्लक्स से निकलने, S1 वाले सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स को, फ्लक्स का वैल्यू चेंज करेंगे? अगर मैं उनको भी अगर मैं उनको लेता हूं, क्या वो मैटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? -3Q और -5Q S1 सरफेस के लिए। बेटा एक चीज ध्यान रखना, मैंने पहले भी बोला था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस। बोला था कि नहीं बोला था? किसके लिए एप्लीकेबल होता है? क्लोज सरफेस के लिए। तो फिर तो इफेक्ट करेगा। फिर क्यों करेगा भाई? आपका ब्लू सरफेस तो ये इतना हो गया, बस खत्म, ब्लू सरफेस की बाउंड्री खत्म, वो तो उसके बाहर हो गया ना। लेकिन फिर आपने कहा कि ये चार्जेस अगर आप बाहर निकाल दोगे तो? नहीं, ये चार्जेस भाई देखो, मैं अगर ये ब्लू वाला ले रहा हूं तो ब्लू के बाहर क्या चार्जेस पड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है उसको, S1 सरफेस को, जो S1 सरफेस के अंदर चार्जेस हैं। क्यों भाई? वहां पर जो फ्लक्स होगा तो वो तो उनकी वजह से होगा ना, जो इनक्लोज चार्जेस हैं।
क्यों बेटा? S2 सरफेस में अगर हम देखें, ये जो S2 सरफेस था, इसके बाहर कौन कौन से चार्जेस हैं? ये है, ये है, ये है, ये मैटर नहीं करेंगे। आपने क्या किया? आपने S2 में तो यही किया ना, ये रहा आपका इनक्लोज, कि इनक्लोज चार्जेस कितना है, समझे बात को? किसी भी उसमें, अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इस जो बड़े वाले सरफेस की वजह से माइनस क्यू आया था, अगर मैं इसका सरफेस ऐसा बना दूं, अब भी इसके लिए कितना आएगा बताओ? अब भी कितना आएगा? अब भी तो माइनस क्यू आएगा, नहीं आएगा? अगर मैं इसका सरफेस बड़ा बना देता हूं तो अब भी माइनस क्यू आएगा। तो गॉस लॉ के हिसाब से जो फ्लक्स होता है वो टोटली डिपेंड करता है इनक्लोज चार्ज पे। इनक्लोज चार्ज क्या है, कितना है, अमाउंट है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो लिखिए, इसमें हेडिंग डालिए, गॉस लॉ डालिए। ठीक है, लिखेंगे नहीं लिखेंगे? लिखिएगा, लिखिएगा। गॉस लॉ स्टेट दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the any closed surface electric flux through the any closed surface देखिएगा, is equal to 1 upon epsilon naught times 1 upon epsilon naught times of the total charge enclosed in the loop, in the closed loop। ठीक है ना? ठीक है, तो गॉस लॉ के हिसाब से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो इसी में आता है गॉसियन सरफेस। सर ये आपने लास्ट में क्या कहा? ये लास्ट में क्या क्या बोला आपने? ये बॉक्स में आपने इसको करते हुए क्या कहा? गॉस लॉ का जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट है, उसी का फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बाद आता है गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस क्या होता है? सर ऐसे तो फिर ये जो ये सरफेसेस बनाए थे हमने S1 S2, इसका लाइक गॉस लॉ अगर हम इसमें डालेंगे तो फिर जैसे सरफेस 1 लेना है हमको, अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे। हाँ बस खत्म, कितना इनक्लोज चार्ज है उसके लिए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, खत्म। फ्लक्स टू अगर S1 सरफेस लेना है तो। ठीक है, ये रखोगे। अच्छा, तो लिखो गॉसियन सरफेस क्या होता है, लिखिएगा गॉसियन सरफेस, इट इज एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस in which electric field intensity has single fixed value
Gaussian surface क्या है? It is an imaginary closed surface in which electric field intensity has single fixed value. बराबर है बेटा? ठीक है, ठीक है। तो लिखना फॉर पॉइंट चार्ज, अगर पॉइंट चार्ज है लिखिएगा फॉर पॉइंट चार्ज, इसका गॉसियन सरफेस होता है बेटा स्फेरिकल। इसका गॉसियन सरफेस क्या होता है? स्फेरिकल। अगर कोई वायर है तो इसका गॉसियन सरफेस है सिलेंड्रिकल। इसका कैसा होता है बेटा? सिलेंड्रिकल। ठीक है बेटा। अच्छा, ठीक है बेटा। नोट कर लो बेटा जल्दी से, फिर आगे बढ़ो। अब एक काम करना, जरा आगे बढ़ने से पहले पेज नंबर 34 निकालो, एक मिनट। पेज नंबर 34 ये बना लिया, नहीं बना लिया? तुम लोग बोलते नहीं हो बेटा, ये गलत बात है, सबकी गलत बात है। सब बना लिया। हाँ, गलत बात है बेटा। ऐसे ऐसे ना तुम भी सो जाओगे और हम भी सो जाएंगे। हैं, इंटरेक्ट किया करो बेटा बराबर। हाँ, पेज नंबर 34 निकालो जल्दी से। पेज नंबर 34 सबसे नीचे देखो बेटा, नीचे देखिए गॉस लॉ, रिगार्डिंग गॉस लॉ। याद है कुछ पॉइंट है ना वहां पे लिखे हुए? लिखे नहीं लिखे हैं बताओ? हाँ हाँ, बार जरा एक एक करके पढ़ो जल्दी से, फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं उसको। पहले जल्दी से सब पढ़ लो, फिर बताना कौन सा समझ में नहीं आया। पहले जल्दी से सारे पढ़ लो, पढ़ो जल्दी से। सर पॉइंट नंबर 4 का क्या मतलब हुआ? बेटा एक एक करके हम डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट, ठीक है ना? आप पढ़ लो पहले, ठीक है? एक एक पॉइंट करके डिस्कस।
बेटा सबने पढ़ लिया? यस सर। यस सर। हाँ, तो पहला पॉइंट कौन पढ़ेगा भाई, बताओ, कोई पढ़ेगा फर्स्ट पॉइंट? मेरे पास क्योंकि बुक नहीं भाई, मैं पहले बता दूं, मेरे पास बुक है नहीं, तो पेज नंबर दिमाग में याद है, बुक नहीं मेरे पास में। पहला पॉइंट कौन पढ़ेगा? अरे कोई पढ़ लो। हाँ भाई, स्नेहा तुम पढ़ो, चलो पहला पॉइंट। सर। हाँ पढ़ो। Gauss's law is true for any closed surface, no matter what its shape or size. हाँ, तो किसके लिए एप्लीकेबल है? क्लोज सरफेस के लिए। पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि गॉस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज सरफेस। अगर सरफेस ओपन हुआ तो गॉस लॉ वहां पे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्यों, क्या रीजन होगा बताओ? अच्छा, अगर अगर मान लो ओपन सरफेस ले लें तो क्या है, गॉस लॉ क्यों नहीं लगेगा बताइए? अगर सरफेस ओपन ले लेते हैं तो क्या रीजन होगा? है कोई बताएगा कि अगर सरफेस ओपन ले लिया तो क्या होगा? भैया फ्लक्स लीक कर जाएगा। एक बात कभी देखा है, पानी जो है, जैसे जो पाइप, जैसे मान लीजिए पाइप जा रहा है, आपने घर में पाइप लगाया घर पे, है ना, और जा करके आप बाहर गार्डन को वो कर रहे हो। अब अगर पाइप में 2-4 छेद हो जाएं तो पानी क्या होता है, उससे निकल के बाहर जाता रहता है, नहीं जाता रहता है? क्यों बेटा? यस सर। है तो क्या हुआ, फ्लक्स लीक किया कि नहीं किया? तो वाटर यानी लीक कर रहा है वहां पर, फ्लक्स लीक कर जाएगा सारा का सारा। अगर सरफेस ओपन हुआ तो फ्लक्स लीक कर जाएगा। तो लिखेगा लिखेगा गॉस लॉ इज, ये नोट, ये पॉइंट लिख लीजिए आप अपने रजिस्टर में, कि गॉस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द क्लोज सरफेस। ठीक है, द सरफेस इज ओपन देन फ्लक्स वुड लीक। राइट, समझ गए? इतना नहीं समझे? ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट आशी आप पढ़ें बेटा। The term Q on the right side of Gauss's law includes the sum of all charges enclosed by the surface. This may be located anywhere inside the surface. हाँ देखो, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि नहीं किया था? है ना, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट ना। आपको अब इसका मैं तुमको एक और एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है ना, वो भी चाहो तो आप नोट कर लेना। जैसे ये मान लो एक सरफेस है, एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, और इस पे बेस्ड अभी क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना। तो ये जैसे है, मान लो ये Q है, ये 2Q है, ये 3Q है। अब इसका ये सरफेस S1 है, ये S2 है, ये S3 है। तो S1 के लिए फ्लक्स कितना होगा बताओ बेटा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों बेटा? S2 के लिए कितना होगा? 3Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और S3 के लिए कितना होगा? 6Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों बेटा, होगा कि नहीं होगा? अब जरा इसमें नोटिस करो, Q के बाद 2Q है, लेकिन मैटर नहीं कर रहा है ना। मैटर तो सिर्फ इसके अंदर कितना है वो मैटर किया ना। ठीक है, जब हमने इसको लिया तो 3Q मैटर नहीं कर रहा है ना, बस यही Q, 2Q और Q कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज द सेकंड पॉइंट, राइट। चलो थर्ड पॉइंट, अर्नव पढ़ो बेटा। थर्ड पॉइंट, in the situation where the surface is so chosen that there are some charges inside and some outside, the electric field whose flux appears on the left side is due to all the charges both inside and outside S. The term Q on the right side of Gauss's law, however, represents the only total charge inside S. इनसाइड S, ठीक है ना। तो वो ये भी इसी से क्लियर हो गया कि क्या है, ये समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट तो आ गया होगा सबको समझ में, है बेटा? ठीक है, चलो फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कौन पढ़ेगा भाई? फोर्थ पॉइंट कौन पढ़ेगा? ताविशी आप पढ़े बेटा। Yes, the surface that we choose for the application of Gauss law is called the Gaussian surface. You may choose any Gaussian surface and apply Gauss law.
However, take care not to let the Gaussian surface pass through any discrete charge. This is because electric field due to a system of discrete charges is not well defined at the location of any charge. हाँ, ये पॉइंट कह रहा है, कोई पूछ रहा था मेरे से, कौन पूछ रहा था ये, जिसको समझ नहीं आया था? देखो, डिस्क्रीट चार्जेस अगर हैं, सुनो ध्यान से, हमने जो पहला जो डायग्राम बनाया था ना, जो 4-5 बनाए थे ना, सरफेस बनाए थे, ये चार्जेस कैसे हैं? इनको डिस्क्रीट कहते हैं बेटा। इनको कैसे कहते हैं? डिस्क्रीट कहते हैं। ये डिस्क्रीट चार्जेस है। अब डिस्क्रीट चार्जेस में अगर तुम एक गॉसियन सरफेस बना दोगे तो वो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उसकी वजह से फ्लक्स निकल के आएगा, ना कि ये कहते हैं कि बाहर कितना डिस्क्रीट चार्ज पड़ा हुआ है, उससे कोई मैटर नहीं करता। तो अगर डिस्क्रीट चार्जेस के लिए करना है तो हमें एक ऐसा गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा जिससे कि सारा का सारा डिस्क्रीट चार्जेस का एक सम आ जाए, ठीक है ना? तो ये वहां पे कहा गया है, ठीक है? ये चीज याद रखिएगा। तो डिस्क्रीट चार्जेस होते हैं जो बिखरे पड़े रहते हैं, तो उनको अगर कलेक्टिव करोगे तब पहले एक इनक्लोज चार्ज बनाओ। इनक्लोज चार्ज बनाने के बाद आप कहोगे कि भाई फ्लक्स उसकी वजह से इतना होगा। समझ में आई बात? नहीं आई? तो ये है डिस्क्रीट। तो इसलिए, और हाँ, दूसरा उसने गॉसियन सरफेस के बारे में बात करी कि गॉसियन सरफेस जो है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये शायद तो लिख लो आप लोग, नोट करके पॉइंट लिखिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑन द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑन द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस, ठीक है? गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना भी बड़ा हो जाए, किस पे डिपेंड करता है वो? टोटल इनक्लोज चार्ज, ठीक है? किस पे डिपेंड करता है बेटा? वो इनक्लोज चार्ज पे, ठीक है? तो इनक्लोज चार्ज कितना है उस पे मैटर करेगा, ना कि आपका गॉसियन मतलब सरफेस कितना बड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है? फिफ्थ पॉइंट पढ़ो बेटा, फिफ्थ पॉइंट पढ़ो। यश पढ़ो, यश फिफ्थ पॉइंट पढ़िए जरा। Yes, sir. हाँ, Gauss law is often useful towards a much easier calculation of the electric field when the system has some symmetry. This is facilitated by the choice of suitable Gaussian surface. हाँ, देखो, गॉस लॉ जो है एक तरह से, जैसे अभी हमने एक डेरिवेशन की थी, याद है आपको? एक डेरिवेशन की थी हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, याद है? सर्कुलर कॉइल की थी, एक करी थी लाइन वाइट के थ्रू करी थी, याद है ना? ऐसे हैं, करी थी नहीं करी थी बेटा? ये चैप्टर तुम्हारा कल मतलब कल क्लास लूंगा, कल मैं इस चैप्टर को खत्म करूंगा, ठीक है ना? कल क्लास और लूंगा। So your voice is not audible. हैं? मैं तो अच्छे से बोल रहा हूँ, अच्छे से। हाँ, अब आई कि नहीं आई? हैं? हेलो हेलो, हाँ सर, आ रही है बात आपकी। आ रही है? हाँ, ठीक है बेटा, एक बार चेक कर लो अपना, उसमें नेटवर्क पे चेक कर लो बेटा, हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। हाँ, तो मैंने कहा कि ये अगर कोई लाइन चार्ज था, उसकी वजह से फील्ड निकालनी होती थी किसी पॉइंट पे, ये करा था ना हमने, याद है? जिसमें इंटीग्रेट करके एक्स डिस्टेंस पे लेकर के डीएक्स का लेकर के बढ़िया सा इंटीग्रेशन किया था। याद आ रहा है कुछ कि नहीं याद आ रहा? भूल गए सब? यस है, सर। याद आ गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे इंटीग्रेशन मेथड से। अब गॉस लॉ एक ऐसा टूल है जो आप किसी भी सरफेस की, आप क्या कहते हैं, आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। ये बहुत इजी टूल है, ठीक है? आप किसी का भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज और सुन लो ध्यान से, ये कल मैं एक क्लास लूंगा तो उसमें कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो फिर 3 दिन दूंगा आपको पढ़ने के लिए, समझ गए? कितने दिन? 3 दिन। आपकी क्लास कब होगी? ट्यूसडे होगी उसके बाद ना। तो ट्यूसडे को जो असाइनमेंट दिया मैंने वो पूरा सॉल्व करके ट्यूसडे को डिस्कस करना है, सबने करना है बेटा, ठीक है? और फिर थर्सडे को टेस्ट लेंगे चैप्टर 1 का, ऑनलाइन टेस्ट लेंगे बैठ करके। पेपर दे दूंगा मैं यहीं पर ही, चीटिंग मत करना, सब लोग वीडियो खोल करके पेपर करोगे सबके सब अपने अपने कैमरा वैमरा लगा लेना, जिसके पास नहीं हो कैमरा, ठीक है? उस दिन बहाना मत बनाना, कैमरा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कैमरा वैमरा सब तैयार करके रखना बिल्कुल एकदम, ठीक है? कि कुछ दिन कहो कि हमारे पास कैमरा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है।
ठीक है, तो थर्सडे को टेस्ट है आपका, ये मान के चलिए। ठीक है, पूरा आप इसको पढ़िएगा अच्छे से। रिवीजन के लिए मैं एक अभी अभी ऐड नहीं कर पाया, लेकिन सबको ऐड कर दूंगा मैं। ठीक है, तो अपना वीडियोस वहां से देख लेना सब। चलो अब देखो आगे। तो ये बात हो गई, पांचवा पॉइंट ये हो गया। छठा पॉइंट कूलम्स लॉ के साथ का है। ठीक है ना, छठे पॉइंट में वो कहता है कि जो गॉस लॉ है वो दैट इज सिमिलर टू कूलम्स लॉ है। कूलम्स लॉ की हेल्प से हम लोग गॉस लॉ को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो गॉस लॉ कैसे प्रूव करते हैं, तो इसको जरा प्रूविंग भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो लिखिए प्रूव ऑफ द गॉस थ्योरम। ठीक है, हेडिंग डालिए प्रूव ऑफ द गॉस थ्योरम। तो बेटा ये पूरा आता है स्टेटमेंट स्टेटमेंट एंड प्रूफ पूरा आता है। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे देखिए। देखो बेटा, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। देखिए बेटा, अगर मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज हमने लिया, उसकी वजह से मान लो ये गॉसियन सरफेस ये बना आपका। ठीक है, मान लिया गॉसियन सरफेस ये बना, ये पॉइंट चार्ज था प्लस Q। अब क्योंकि ये जैसे एप्पल होता है ना, एप्पल 3D इमेज में होता है ना, 3D वॉल्यूम है ना उसका, क्योंकि वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है। नहीं, किसको ऑक्यूपाई कर रहा है? वॉल्यूम को। तो अगर उसके बीच में एक चार्ज रख दिया जाए, ठीक है, जरा देर के लिए इमेजिन करो उस चीज को, कि मान लो एप्पल के बिल्कुल बीच में एक चार्ज रखा हुआ है, तो उस चार्ज की जो फील्ड होगी वो सिमेट्रिकली हर जगह सेम होगी। होगी कि नहीं होगी? बताओ, सोचो थोड़ा सा, है ना, हर जगह होगी, सेम होगी, नहीं होगी? तो सिमेट्रिकली हर जगह फील्ड क्या होगी? सेम होगी उसकी। तो प्लस Q की वजह से इसकी जो फील्ड होगी वो आपकी इस पॉइंट पे भी होगी सेम, इस पॉइंट पे भी होगी सेम, इस पॉइंट पे भी होगी सेम, सब जगह होगी। तो अब हम निकाला कैसे जाए? हम अब देखिए, अब जब तुम किसी भी एप्पल से अगर कोई पीस काटोगे तो उसका एक एरियल पार्ट निकल के आएगा, नहीं निकलेगा? क्या निकलेगा? एरियल पार्ट निकलेगा। तो मान लीजिए कि इसका एरियल पार्ट जो है वो ये निकला, ऐसे ऐसे। तो इसमें ये कितना बनाएगा? एक मिनट, ये इसका एरियल पार्ट है, ऐसे, ये ds है। तो इससे जो इसका एरिया वेक्टर है वो तो इस तरफ हो गया बेटा, और इससे जो फील्ड निकल के जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्लस Q की वजह से, भाई वो कहाँ जाएगी? वो तो बाहर की तरफ जाएगी। वो किधर जाएगी? वो भी बाहर की तरफ ही जाएगी। निकलेगी कि नहीं निकलेगी बताओ बेटा? क्योंकि प्लस Q है ना, तो फील्ड बाहर की तरफ रहेगी। ये एंगल होता है, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, डी ओमेगा। इसको कौन सा एंगल बोलते हैं बेटा? सॉलिड एंगल, डी ओमेगा। ये क्या होता है? ds। ठीक है, सॉलिड एंगल को डिफाइन करने के लिए, जैसे आपने थोड़ा सा, मैं यहाँ पे एक चीज थोड़ी बताऊंगा। जैसे प्लेन एंगल होता था, तो प्लेन एंगल में थीटा होता था, और यहाँ पे होता था एंगल, ये होता था मान लीजिए रेडियस, ये होता था आपका आर्क है। तो एंगल इक्वल टू क्या लिखते थे बेटा? आर्क अपॉन रेडियस लिखते थे कि नहीं लिखते थे? बताओ है। ये सिंपल, जैसे जैसे ये पेन रखा है, अगर ये पेन यहाँ से यहाँ ऐसे चला जाए तो थीटा एंगल बना दिया इसने, तो इसका रेडियस तो बेटा यही रहा ना, है, रेडियस ये रहा। तो एंगल इक्वल टू कितना हो गया? कितना आर्क उसने कवर किया? ये कवर किया। अगर यही चीज जब आप 3D इफेक्ट में देखते हो, 3D डायमेंशन में जाकर के, तो 3D डायमेंशन में जब आप देखोगे, सोचो थोड़ी देर के लिए, कि अगर प्लस Q चार्ज सेंटर पे रखा है, और क्या कहते हैं, आपका एप्पल से एक छोटा सा पार्ट कट किया, तो वो कैसा बनाएगा? एक कोन बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा कोन? याद करिए, देखिए, सोचिए थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। करेगा कि नहीं करेगा? कोन टाइप से बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ऐसे करके जाएगा, ऐसे ऐसे करके, ये ऊपर पार्ट हो गया, ये कोन बन जाएगा। तो जब ये कोन बन जाता है ना, तो कोन बनता है, तो इसका जो एंगल होता है डी ओमेगा, इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो ये होता है एंगल इक्वल टू आर्क। आर्क मतलब इसका सरफेस एरिया अपॉन
इस पूरे का रेडियस का स्क्वायर। जैसे यहाँ सिर्फ रेडियस होता है, यहाँ रेडियस का स्क्वायर हो जाता है, तो एंगल आता है 4 पाई। तो जो ओमेगा होता है सॉलिड एंगल, इसको ये होता है किसी भी स्फेरिकल सरफेस का 4 पाई के बराबर होता है। ये स्फेरिकल सरफेस का होता है, ठीक है। यहाँ से तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेफिनेशन, ठीक है, फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, डी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये दोनों। और ई और डी एस के बीच में एंगल कितना है बेटा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस। अब ई और एन के बीच में एंगल है 0 डिग्री, तो ये सिर्फ ई डी एस हो गया, बस खत्म, डी फाई ई। अब इसे इंटीग्रेट कर लें अगर हम, तो ई इंटीग्रेशन डी एस हो गया, और डी एस हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। डी एस कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, कितनी होती है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यों बेटा, होती है कि नहीं होती है, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो फ्लक्स कितना हो गया बेटा, फ्लक्स हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक, ठीक है। तो ये आ गया, प्रूफ हो गया, दिस इज प्रूफ। चलो नोट कर लो जल्दी से। सर हाँ सर एक बार प्रूफ दोबारा समझा दीजिए, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी। है, मेरी आवाज तो इतनी अच्छी है यार, वैसे कैसे तुम्हें नहीं आ रही थी, है? चलो दोबारा सुन लो, है? आप सब लोग लिख लो जब तक, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, एक प्लस क्यू चार्ज लिया हमने, उसका गॉसियन सरफेस ये है, ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से ये गॉसियन सरफेस है। तो हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया पहले, और फिर हमने गॉसियन सरफेस पर ही आप क्या कट करेंगे, एक एरिया वेक्टर कट करेंगे। अब एरिया वेक्टर जो कट होगा वो एक तरह से आपका कुछ एरियल पार्ट होगा, तो इसलिए वहां पे डीएस लिया जाएगा बेटा। क्या लिया जाएगा, डीएस लिया जाएगा, ठीक है ना, डीएस लेंगे। अब जैसे हमने बताया कि अगर हम छोटा सा एक एंगल, प्लेन एंगल देखते हैं, तो प्लेन एंगल में हम लेते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो जब हम किसी सॉलिड सरफेस में देखते हैं, तो अब जैसे इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये ऐसे करके, जैसे यहाँ पे पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो ये पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, सब जगह है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपका एक तरह से ये क्यूब वो बन जाएगा, कोन, तो कोन की तरह बनेगा, तो ये कोन बन जाएगा एक तरह से। 3D इफेक्ट में अगर जाओगे तो ये कोन बनेगा ऐसे, ठीक है। तो ये कोन बन जाएगा। जब ये कोन बन जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ जा करके, तो इसका एंगल ये एक तरह से आपका सरफेस एरिया हो गया इसका, फिर 4 पाई आर स्क्वायर पूरे का, अगर क्यूब का पूरे का देखोगे, ये सॉरी स्फेरिकल सरफेस का 4 पाई आर स्क्वायर, और तो इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो जब भी कभी हम 3D की इफेक्ट की बात करते हैं तो हमेशा हम सॉलिड एंगल निकालते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें सिंपल प्लेन में बात करना होता तो हम प्लेन एंगल निकालते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या थी, ये था ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ बाहर की तरफ है, और एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ है, तो दोनों के एंगल एक तरफ हो गया। तो ये क्योंकि थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, तो थीटा 0, तो कॉस 0 क्या हो गया बेटा, 1 है। तो डी फाई ई हो गया ई डी एस। अब इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड बेटा, तो ये आ गया। अब डी एस डी एस डी एस डी एस डी एस पूरे का कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितनी होती है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बेटा, ये है। तो इसको रखोगे तो ये तुम्हारा ये मिल जाएगा, तो फाइव स्क्वायर क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। भाई कितना आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा। एक मिनट का नोट करो जल्दी से।
हाँ बेटा, ठीक है। तो ये आज कर लो, अच्छे से पढ़ लेना इसको, ठीक है। कल क्लास फिर लेंगे हम सुबह, ये नोट कर लो, ठीक है। कल इसके एप्लीकेशंस करेंगे, सारे जितने भी इसके एप्लीकेशंस हैं सारे वो करेंगे। और कल क्लास आप लोग किस समय फ्री हो बेटा? मेरी 11:30 बजे क्लास है, उससे पहले या तो सुबह सुबह रख लो, सुबह सुबह रख लें जल्दी। यस सर। हैं सुबह रख दें 8 8:30 बजे, 9 बजे बोलो। सर 8-9 बजे नहीं। 8-9 बजे नहीं है? क्यों, सोना होता है? हैं? चलो अच्छा, सो जाना। 9 बजे तक रख लें, 9 बजे ठीक है यार, ठीक है। तो कल 9 बजे क्लास है बेटा, ठीक है।